नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है खबर लेने का और खबर देने का। कोरोना के कारण हिंदुस्तान जोर शोर से लड़ाई लड़ रहा है। जहां जहां कोरोना के हॉटस्पॉट है उन इलाकों को सील किया जा रहा है, लेकिन तबलीगी जमात से जुड़े लोग अब भी बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। कोरोना से जुड़े जो भी आंकड़े आ रहे हैं उनसे साफ हो जाता है कि जमात के कारण यह संकट और भी बड़ा होता जा रहा है। लेकिन ये जमाती सुधरने को तैयार नहीं। जिन जमातियों को क्वारंटीन किया गया है वो अस्पतालों में शर्मसार करने वाली हरकतें कर रहे हैं, अस्पतालों से फरार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जमातियों के संपर्क में आने के बाद डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी अब संक्रमित होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जमातियों को अक्ल नहीं आ रही। सवाल यही है कि क्या कोरोना के इस संकट के वक्त जमाती लाइलाज बीमारी बन गए हैं, क्योंकि अब भी कई जमाती सामने नहीं आ रहे हैं। इसी पर करेंगे सबसे बड़े पैनल के साथ सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन शुरुआत देखते हैं आज की अपडेट के साथ। लाइलाज बीमारी बनी जमात, शहर शहर बनाए गए कोरोना के हॉटस्पॉट। कैसे सुधरेंगे तबलीग के बिगड़ायल जमाती? अभी भी सबसे बड़ा सिर दर्द तबलीगी जमात को लेकर है। जमात के वो लोग जिनकी शिनाख्त हो गई, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। इसके बावजूद कई ऐसे लोग पाए गए हैं जो कि अपने क्वारंटीन से बाहर निकल गए हैं और उनके खिलाफ पूरे राज्य भर में अब तक 15 FIR दर्ज हो चुके हैं, जो कि 161 लोगों के खिलाफ हैं जो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे देश के लिए निजामुद्दीन के मरकज से लौटे मरकज के जमाती सिरदर्द बन चुके हैं। मिन्नतें, सख्ती और कार्रवाई के बाद भी जमाती सामने नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मरकज से लौटे जमाती देश के लिए किस कदर खतरनाक साबित हुए हैं, उसे दिल्ली से आए इन आंकड़ों से समझ लीजिए। दिल्ली में कोरोना के कुल 670 केस सामने आए हैं। इनमें से 426 केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। जमात में जाने वाले 70 से 75% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 94 केस आए और सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में अभी पॉजिटिव 669 केसेस पॉजिटिव हैं और जिसमें से मरकज के 426 हैं और बाकी बचे हैं वो बाकी लेके। जम्मू में आज 61 साल की एक महिला की मौत होने से हड़कंप मच गया। इस महिला का पुलिसकर्मी बेटा जम्मू के संजावन में ड्यूटी पर तैनात था, जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये जो भटिंडी इलाका है, इसमें जमाती जो तबलीगी जमात से जुड़े 22 लोग थे, वो यहाँ पर इस इलाके में आए थे और उनको आइसोलेशन में यहाँ पर रखा गया था और उनमें से अब जो 9 जमाती हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद इस इलाके में जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। खंडवा में भी कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 4 जमाती हैं। ये सभी मक्का मस्जिद में रुके हुए थे। आगरा से भी कोरोना के 19 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 निजामुद्दीन मरकज से लौटे जमाती बताए जा रहे हैं। आगरा में कुल 84 मरीज हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी 43 जमाती हैं। जमातियों की वजह से कोरोना तेजी से बढ़ा है और यही वजह है कि लखनऊ में सदर इलाके को सबसे पहले सील किया गया, क्योंकि यहां 12 जमाती पाए गए थे। उत्तर प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 410 तक पहुंच गई है, जिसमें से 221 सिर्फ जमात के लोग हैं। लेकिन अभी भी कई जगहों से मनमानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वडोदरा से आई इस तस्वीर को ही देख लीजिए। यहाँ ये 7 लोग इकट्ठे नमाज पढ़ने आए थे। इसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। बिहार के मोकामा में भी तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि इसकी जांच चल रही है कि ये लोग दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज गए भी थे या नहीं। निजामुद्दीन के मरकज से लौटे लोग देश में कोरोना बम बनकर छिपे हुए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में तो तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ राज्य भर में 15 FIR दर्ज की गई है। जमात से लौटे लोग कोरोना बम बनकर छिपे तो हुए ही हैं, अपनी गिरी हुई हरकतों से भी ये मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। ये कहीं यूरिन कर रहे हैं, कहीं यूरिन की बोतलें फेंक रहे हैं, तो कहीं नर्सेस के वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हिंदुस्तान की लाइलाज बीमारी बन चुके हैं जमाती? टीम न्यूज़ नेशन।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मुजब्बिर रहमान है जो कि मेंबर है तालिबानी जमात के, उसके समर्थक है। मौलाना अंसार रजा जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। तौसीफ खान जो कि टीएमसी सपोर्टर है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम रिजवी जो कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ संगीत रागी जो कि आरएसएस विचारक और शिक्षक हैं वो जुड़ेंगे। हमारे साथ फिरोज वक्त अहमद होंगे जो कि ग्रैंड नेफ्यू हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के। इन सब से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुजब्बिर, मतलब तबलीगी जमात, कोरोना का तो इलाज मिल गया है लेकिन तबलीगी जमात नाम की बीमारी का अभी तक देश इलाज नहीं खोज पाया है। दीपक जी, ये बीमारी नहीं है। पहली चीज, जो बीमारी फैलाएगा उसको बीमारी ही बोलूंगा मैं। बीमारी मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा? और पूरी दुनिया में फैली है। आपने क्यों फैलाई ये बताइए ना, आपने क्यों फैलाई? चाइना में ठीक थे आप, वहां धर्म की इजाजत नहीं है, वहां कैसे मुसलमानों को मार मार के फेंका जाता है जानते हैं आप? जगह पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह से केसेस आ रहे हैं, गलत डेटा दिखाया जा रहा है। चलिए आइए मैं दिखा देता हूं आपको। दिल्ली के अंदर 659 केस दिल्ली के अंदर, और उसमें से 426 जमाती। दीपक जी, 426 जमाती, WHO ने 426 जताई है। बहुत गंभीर चिंता मुझे आप पर जतानी चाहिए, आपकी मानसिकता पर जतानी चाहिए। आप नहीं, आपके ऊपर जताई है। और वाशिंगटन पोस्ट ने तो ये लिखा है कि हिंदुस्तान की मीडिया इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हो गई है। आप ये सोचिए कि जहां पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, आज भारत के में जो भारत की नाक किस तरीके से पूरी दुनिया में कटवाई जा रही है, किस तरीके की सोच ये दिखाई जा रही है कि हिंदुस्तान कोरोना से नहीं बल्कि इस्लामोफोबिया से लड़ रहा है। ये वक्त जो है आज की तारीख में साथ मिलकर लड़ने का है, लेकिन हम पूरे दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। चिंता की बात यह है कि मरकज के लोग लाइलाज बीमारी क्यों बन गए? वसीम भाई बताइए क्यों बन गए लाइलाज बीमारी? कोरोना का इलाज है, इनका नहीं है। कोरोना से तो लोग ठीक हो रहे हैं, ये लोग आज तक ठीक भी नहीं हुए। दीपक जी जवाब दीजिए वसीम भाई। दीपक जी 1 लाख से ज्यादा लोग, दीपक जी 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारने का इन लोगों का मिशन था, ये मेरा अंदाजा है। आप एक बात ये बताइए, जिस तरह से कोरोना के पेशेंट जमात के हिंदुस्तान में पाए गए हैं, कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 70%, तो अगर आप मान लो देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान को जमातियों से बचा लिया, अगर के सही समय पर लॉकडाउन ना करते, आप बताओ, ये लॉकडाउन की वजह से ही इनको गिरफ्तार कर करके लाया जा रहा है ना। लॉकडाउन की वजह से ही तो ये मामला पता चला कि इतने जमातियों में कोरोना वायरस है, ये कोरोना बम है जो पूरे हिंदुस्तान में फटने के लिए तैयार है। इस लॉकडाउन की वजह से ये साजिश फाश हुई है। अगर लॉकडाउन ना होता, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, अगर लॉकडाउन ना होता तो आप इस महामारी को कंट्रोल कर पाते। अगर लॉकडाउन ना होता तो क्या आप बता पाते कि हिंदुस्तान में कई लाख लोग महामारी की चपेट में आ गए? आज इतने जमाती हिंदुस्तान के अंदर जो पकड़े गए हैं, ये अगर खुले छूटे गए होते, आप बताओ, इनको मल्टीप्लाई करो कि जिस तरह से डॉक्टर्स बता रहे हैं कि एक आदमी कितने लोगों को कोरोना वायरस बांट सकता है, 406 से 1000 सोचो कि कई लाख लोगों को इन्हीं ने कोरोना वायरस बांटा होता। यह तबलीगी जमातियों का जिहाद था, और ये इन्हीं ने उस साजिश के तहत आप लोग कहते रहिए मुझे, मैं बिल्कुल, लोग कह रहे हैं चूक हुई है, भूल हुई है, ना, साजिश है ये। हिंदुस्तान में जिहाद की साजिश है, कोरोना बम तैयार करके हिंदुस्तानियों को मारने की साजिश थी। दीपक जी कहते रहिए, आप भी कहिए, दुनिया कहे, मैं कभी नहीं मानने को तैयार हूं। इतनी बड़ी साजिश नहीं हो सकती कि देश भर के कोरोना पेशेंट में 35 से 40% जमाती है। ठीक है, मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। आज भी मस्जिद में छिपके बैठे हैं क्यों? फोन, एक मिनट वसीम भाई, मुजब्बिर एक मिनट चुप हो जाइए। वसीम का भी जवाब दीजिए, मेरी बात का भी जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में 50 सेलफोन अभी भी बंद हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की अपील के बाद, मुख्यमंत्री की अपील के बाद एक भी जमाती बाहर नहीं आया, खोजा जा रहा है उन्हें। ये कौन सी प्रवृत्ति है? आपको लाइलाज बीमारी ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? और वसीम भाई जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने साजिश की है, इसका भी जवाब दीजिए। तो मैं आपको, मुझे रोका नहीं जाए बीच में दीपक रसिया जी, 40 सेकंड जी, ठीक है। पहली चीज आपने कहा कि लोग छुपे हुए हैं, इसका मतलब उनके बारे में जान पहचान है पहले से, उनका डेटा पुलिस के पास है।
ये वो लोग हैं, इसका मतलब जमात के लोगों को इजीली ट्रेस किया जा सकता है। जो आप कह रहे हैं कि 40 अरे लोग ढूंढे छुपे जा रहे हैं। क्यों? सुन तो जाइए ना पहली चीज। अब छुपे हुए क्यों है, मैं उसका जवाब देता हूं। मान लीजिए अगर कोई छुपा हुआ है, तो जो जिस तरीके से 31 मार्च से लेकर के आज तक इन 10 दिनों में जो उनके ऊपर मीडिया ट्रायल चलाया गया, झूठे इल्जामात और झूठी न्यूज और फेक न्यूज चलाई गई, पाकिस्तान की वीडियो जमात को एसोसिएट करके चलाई गई, जिनको खुद पुलिस ने कई जगह किए और खंडन किया कि नहीं गलत न्यूज है। तो आप भोजपुरी में बोलने दीजिए, आप बीच में बोलने दें, आप खुद कह रहे हैं 31 तारीख, आप मुझे 40 बिल्कुल सेकंड दिए गए, सुनिए क्यों बोलने दे? आप गलत इल्जाम लगा रहे हो, आप मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हो, अपनी करनी दूसरे के ऊपर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दर्द हो गया, आप अपनी करनी दूसरे के ऊपर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आप मीडिया पर बोलते हो, कभी आप सरकार के ऊपर बोलते हो, कभी आप पुलिस पर बोलते हो, कभी डॉक्टरों पर वसीम भाई रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन मुजब्बिर, मैं आपको आप पे साफ और आरोप लगाता हूं कि ये लाइलाज बीमारी वाले जमाती तबलीगी जमात के लोग बहुत बेशरम हैं। शर्म भी नहीं आ रही इनको। अब बोलिए 30 सेकंड। बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको कहा दीपक जी, बीमारी किसी को भी हो सकती है, वो जमाती को भी हो सकती है और बाकी जमातियों को भी हो रही है। जैसे कि आप मुझे डेटा बता रहे हैं, मेरे पास नहीं है, आपने मुझे कि 30% जमाती हैं हिंदुस्तान में कोरोना पॉजिटिव, तो बाकी जो 70 हैं उनको, वो कौन लोग हैं? वो तो जमाती नहीं है ना। बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो आप उन्हें विक्टिम की तरह देखें। ठीक है, विक्टिम काट के लेंगे, विक्टिम कह रहे हैं आपने देश को संकट में डाल दिया। शर्म आनी चाहिए, विक्टिम है आपने देश को संकट में डाल दिया। वसीम भाई 1 मिनट खामोश, 1 मिनट खामोश। मुजब्बिर 1 मिनट खामोश, आपका वक्त खत्म। आप अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं, विक्टिम यानी पीड़ित। आपने देश को मुश्किल में डाल दिया, मुजरब, और इतनी बेशर्मी। संगीत रागी जी जवाब दीजिए, बताइए इन्होंने साजिशन किया है या लापरवाही है? बताइए आपका क्या व्यू है संगीत रागी जी? लापरवाही है या ये साजिश है? बताइए आप क्या सोचते हैं संगीत जी? देखिए दीपक जी, दुनिया कोविड से लड़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान कोविड के साथ साथ एक मध्ययुगीन जाहिलों से भी लड़ रही है। दूसरी बात, ये मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि ये बिल्कुल ही अचानक नहीं है, ये साजिशतन है। और मैं ये बार बार कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, ये सारे मुसलमान इसके हिस्से नहीं हैं। इसलिए मैं पहले बात कह देना चाहता हूं, ये तबलीगियों का एक भारत पर थोपा गया जिहाद है। ये जो घूम रहे हैं, वो जो जिहादी तबलीगी बम लेकर के घूम रहे हैं, और वाकई आप सोच लीजिए कि कहीं कहीं पर ये आंकड़ा 90% है, कहीं 85% है, किसी राज्य में 65% है, किसी राज्य में 99% तक है। ऐसी स्थिति में आप सोच लीजिए कि यदि ये तबलीगी नहीं होते तो भारत के लिए ये लड़ाई कितनी आसान हो गई होती। एक बात और, यदि भारत सरकार और राज्य की सरकारें यदि एक्सटेंशन करती हैं, तो उससे कम खरबों रुपए का लॉस होने वाला है। इस देश की आर्थिक स्थिति को यदि बर्बाद करने में यदि किसी का एक हाथ हो सकता है, तो इन तबलीगियों के कारण इस देश की आर्थिक जो स्थिति है, वो आने वाले दिनों में जो 15 दिन का लॉस होगा, आप सोच सकते हैं खरबों रुपए का लॉस। कोई 1-2 लाख करोड़ नहीं, 8-10 लाख करोड़ रुपए का जो लॉस है, इन तबलीगियों के कारण होगा। मैं तो कहता हूं कि तबलीगियों को एक टेररिस्ट के तौर पर छुपे हुए तबलीगी हैं, उनको टेररिस्ट मान करके उनके खिलाफ उसी प्रकार से भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, मैं मौलाना अंसार रजा के पास आता हूं। मौलाना अंसार रजा, नए फिगर्स आए हैं दिल्ली के। दिल्ली में आज 3 लोगों की मौत हुई है। अब तक दिल्ली में कुल 12 मौतें हो चुकी हैं। 720 लोग कोरोना से संक्रमित हैं नए फिगर्स के अनुसार, जिसमें से 430 लोग तबलीगी जमात के हैं। क्या तबलीगी जमात का नारा है मौत बांटते चलो? यह करती है तबलीगी जमात, मौत बांटते चलो। जवाब दीजिए मौलाना साहब। दीपक जी, मुझे लग रहा है कि आपका चैनल बहुत ज़िम्मेदार चैनल है, और जो भी बात होनी चाहिए बहुत ज़िम्मेदारी से होनी चाहिए। हवा में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो मुझे लग रहा है कि उस चैनल पर ना बता करके भारत सरकार को फौरी तौर पर उसको सबूत देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुजीबुर रहमान साहब बैठे हैं, जो प्रवक्ता हैं इसके अपना तबलीगी जमात के। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुजीबुर रहमान साहब,
आप मौलाना साद से कहिए, जहाँ भी हैं वो निकल के बाहर आएँ। जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप आकर के बाहर बता दीजिएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एक खाली तबलीगी जमात के चक्कर में पूरे मुसलमानों को जलील कर रही है मीडिया। आप कहाँ चक्कर में हैं? आप प्रूफ देने के लिए चले आ रहे हैं, आप सबूत दे रहे हैं। आप सबूत मत दीजिए। आप मौलाना साद से कहिए कि बाहर निकल के आए, वसीम रिजवी जैसे वायरस को आकर के मुंह पे जवाब दें। वसीम रिजवी से बड़े वायरस तबलीगी जमात कह रहे साजिश है। मौलाना साहब मुझे जोड़ना पड़ेगा। वसीम रिजवी आपके लिए इसलिए वायरस है क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तबलीगी जमात के लोग इनसे बड़े वायरस हैं। जिनका नारा हो गया है मौत बांटते चलो। तबलीगी जमात का नया नारा है मौत बांटते चलो। बताइए दुनिया का खतरनाक तरीन वायरस जो है दीपक जी, अगर के आईना दिखा दो, वसीम भाई रुक जाइए, मौलाना साहब कंप्लीट करिए। बात ये बताओ, क्या ये इस्लाम है? आप जमात को इस्लाम से जोड़ कर देखते रहे हो हमेशा। हमेशा आपने जमात को इस्लाम से जोड़ के देखा है। आप बताओ क्या ये इस्लामी काम किया है? क्या भाषण है? आपने एक महामारी बोलने की तमीज तो सीख लो यार। एक साजिशन चिल्लाए चले जा रहे हो, कोई मतलब थोड़ी बनता चिल्लाने से। महामारी को बांटा है क्या है की तरह। ये कोई तरीका है बात करने का? वसीम भाई एक मिनट, वसीम भाई मौलाना जवाब देंगे। मौलाना जी जवाब दीजिए। ये बात आराम से कह सकते हो, हिजड़ों की तरह हाथ फैलाने से क्या मतलब है? कंट्रोल मौलाना साहब, ये शब्द आप पर शोभा नहीं देता। आप खुद धर्मगुरु हैं और ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी के लिए। वसीम भाई एक मिनट, वसीम भाई एक मिनट। वसीम जी मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। जब मैं बस क्या तरीका है? एक बात कह दूं, आप कह देना, मैं आपको वक्त दूंगा। अभी नहीं वसीम भाई का ऑडियो डाउन करें। मैं आऊंगा मौलाना के साथ, आपको लाऊंगा। मौलाना जी जवाब दीजिए, क्या ये इस्लाम है? क्या इस्लाम का नारा है मौत बांटते चलो, जो तबलीगी जमात का नारा है? बताइए तबलीग क्या होता है? अल्लाह की बातों का प्रचार करना। क्या अल्लाह मौत बांटता है? सुनिए, जो तबलीगी जमात ने किया है मरकज में रह कर के, वो कतई इस्लाम इजाज़त नहीं देता। जिस तरह की तकरीरें मौलाना साद की आई हैं कि डॉक्टरों की बात मत मानो, इनकी बात मत मानो, मस्जिद में आओ, मरने की अच्छी जगह मस्जिद है। बेशक मस्जिद बहुत पवित्र जगह है, बहुत पाक जगह है, लेकिन ख़ुदकुशी इस्लाम में हराम है। मौत के लिए आप बुला नहीं सकते हो। आपको पता है कि दुनिया में बीमारी फैली हुई है और आप डॉक्टरों की बात को इनकार कर रहे हैं। क्या शरीयत ने, क्या इस्लाम ने या पैगम्बर इस्लाम ने हकीमों से दवा लेने का हुक्म नहीं दिया? क्या डॉक्टरों को दिखाने का हुक्म इस्लाम में नहीं है? ये क्या तमाशा मचा रखा है? जवाब दीजिए। करके सफाई देनी चाहिए। जवाब कि आपने ये बयान दिया तो क्यों दिया? मौत बांटने वाली जमात के प्रवक्ता बताइए। नहीं बिल्कुल मुदब्बिर रहमान बताइए। नारा बिल्कुल नहीं है। जमात यही नारा है आपका, मौत बांटते चलो, कोरोना बांटते चलो। आप 100 साल की इतिहास उठा के देखें जमात का। उन्होंने इंसानों को इंसान बनाया है, प्यार की बात करते हैं। यहाँ तो लग रहा है मुझे हैवान बनाया है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये तो और खतरनाक मानव बम है। बता दिया वो विक्टिम है। हैवान बनाया है। अगर आप कह रहे हैं साजिश है तो क्या उस साजिश में वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज भी शामिल हैं? क्या उस साजिश में भारत सरकार भी शामिल है? फिरोज भाई बीच में मत बोलिए, स्काइप पे जुड़े हुए मैं सबके पास आऊंगा, प्लीज बीच में मत बोलिए। क्या अमीर ऐशो इशरत में जो बीच में बोला उसका ऑडियो कम कर दीजिए आप प्लीज। तो जो लोगों ने जो लोगों ने एयरपोर्ट से कोरोना पॉजिटिव को आने दिया, क्या वो भी उस साजिश का हिस्सा हैं? क्या जो भारत सरकार मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के चक्कर में लॉकडाउन को टाला गया, क्या वो भी साजिश का हिस्सा है? चलिए ठीक है, मान लिया आप एक ही आर्गुमेंट देते हैं, 15 दिन से एक आर्गुमेंट दे रहे हैं। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मौलाना साहब कहाँ हैं? मौलाना अंसार रजा की बात सुनकर देश के सामने क्यों नहीं आते? और मौलाना अंसार रजा, मैंने कल सऊदी अरब का एक वीडियो दिखाया, आप में से किसी मौलाना जो टीवी पे बैठते कोई आगे आके निकलकर उसने ये अपील नहीं की कि इस्लाम कहीं ऐसा नहीं कहता। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था जो भारत के मुसलमान कर रहे हैं वो बेवकूफी है। मैं आपको ट्वीट कर दूंगा, आपने कभी नहीं किया, आपने भी अपना फर्ज नहीं निभाया है। वसीम रिजवी जवाब दीजिए अब इनकी बात का, फिर मैं जाऊंगा तौसीफ भाई के पास। देखिए, जितना ये बात बार बार दीपक जी बार बार ये बात कही जाती है कि राजस्थान में ये हुआ और फुला गुरुद्वारे में ये हुआ, जहां जहां भी हुआ, अगर के मान लीजिए कहीं पर गैदरिंग हुई भी है तो उस गैदरिंग से कोरोना वायरस कितना फैला? आप क्या जो गैदरिंग हुई है वहां से फैला है, यानी कि वहां की गैदरिंग तो हम गलती मान सकते हैं, लेकिन आपकी गैदरिंग तो साजिश है ना। फिर
आपकी गैदरिंग से इतना वायरस क्यों फैला? अगर आपकी गैदरिंग से भी फैला ना होता तो हम भी इसको गलती मानते, इक्का दुक्का पेशेंट निकले होते तब भी हम इसको गलती मानते, लेकिन आपकी गलती ने, आप दूसरी जगह इशारा करते हो, कभी राजस्थान की तरफ इशारा करते हो, कभी पंजाब की तरफ इशारा करते हो। आपने क्या किया? जमातियों ने क्या किया? जमातियों ने तबलीगी जमात ने फैलाया है। वसीम भाई चुप हो जाइए, मैं अगले तौसीफ के पास जाऊंगा। तौसीफ खान साहब, क्यों मरकज का ये नारा हो गया है मौत बांटते चलो? बताइए तौसीफ, ये लाइलाज बीमारी क्यों बन गए हैं? नहीं देखिए, मैं ये नहीं मानता कि कोई जानबूझ करके किसी को भी अरे पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, मस्जिदों में छुपे बैठे हैं। तौसीफ जवाब दीजिए, पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, मस्जिदों में छुपे बैठे हैं। पुलिस बार बार कह रही है 307 का केस करेंगे, 15 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है, पुलिस वालों को संक्रमण दे दिया, उसके बाद भी आप दीपक जी एक सेकंड। तौसीफ, क्यों देश के मुसलमानों को इन तबलीगियों के चलते बर्बाद? नहीं, पुलिस ने जो नोटिस भेजा है, बोलिए बोलिए तौसीफ भाई बोलिए, ये बात सही है, लेकिन पुलिस ने जो नोटिस भेजा है वो नोटिस पुलिस ने नहीं, देखिए पुलिस ने जो नोटिस भेजा है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने वाला नोटिस है। पर्सनली अपेयर करने वाला नोटिस जो होता है दूसरे सेक्शन में होता है, जिस सेक्शन में उन्होंने भेजा है, जो इनका कहना है, जो मौलाना साहब की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप भी, मैं पूछ रहा हूं, सीता आप बोल रहे गीता। हेलो मिस्टर तौसीफ खान, मैं उन जमातियों की बात कर रहा हूं जो छिपे बैठे हैं। आज छत्तीसगढ़ में एक मस्जिद से 7 निकले, 7 पॉजिटिव हैं। पुलिस कह रही है सामने आ जाओ, कोई नहीं आ रहा है, छुप के बैठे हुए हैं। उनको खोजने के लिए भोपाल में पुलिस वाले जाते हैं, कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं। आपको पुलिस, जम्मू में एक आदमी डेथ देखते हैं। नहीं, सीता और गीता की बात नहीं है, मैं पुलिस की बात आपको बताता हूं। प्रयागराज पुलिस के थाना कैराली FIR नंबर 127 2020 में उन लोगों ने 8 लोगों को अरेस्ट किया। जरा पूरा पढ़ लिया करिए। कि दीपक चौरसिया ने जो ट्वीट किया था, तौसीफ खान मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा, वो जो है जमात को जवाब भी है। उसका कोई लिंक नहीं है। हटाइए इनको शो से भाई, कुछ समझ आता नहीं है। अगले ट्वीट में जवाब पूछ दीजिए ना, हटाइए इनको। क्या बात करते हैं, पूछ रहा हूं कुछ, बता रहे हैं कुछ। अब मुझे आइए जी, जरा मुझे जवाब देने दो। फिरोज बख्श साहब बताइए, ये किस किस के पीछे छिपेंगे ये लोग? क्यों कर रहे हैं ये बदनाम? इस्लाम नहीं कहता कि देखिए ऐसा मानव बम बन जाओ, कोरोना के कैरियर बन मेरी जाओ। बात सुन लीजिए। हाँ, मैं दीपक जी, मैं जरा बात समझाता हूँ अभी, सुनिए। मैं काफी देर से इनको सुन रहा था। देखिए, मैं कोई जमातियों का मुखालिफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं खुद वहां कभी जाके बैठता था, लेकिन इन हालात में जो हरकत इन जमातियों ने की है और इनके अमीर ने की है, इनको पूरी दुनिया माफ नहीं करेगी, इनको खुदा माफ नहीं करेगा, ठीक है। आप ये देखिए, हर जगह कितने जमाती छुप के बैठे हैं। वो मौत से नहीं डर रहा है, वो खुद मरेंगे, अपनी फैमिलीज को लेके मरेंगे, और इसके अलावा जो साथ में उनके लोग हैं, लाखों लोगों को लेके मरेंगे। अरे ये बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये सोच रहे हैं पुलिस इनको अंदर कर देगी, इनको मारेगी, पीटेगी, इनके खिलाफ मुकदमे कायम करेगी। ऐसा नहीं है, पुलिस बड़े अच्छा काम कर रही है आजकल, गरीबों को खाना खिला रही है पुलिस आपको क्वारंटीन करेगी, आपको दवा दारू देगी और आपको नई जिंदगी देगी। आप बाहर आ जाइए। मैं हाथ जोड़ करके, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं जमाती या मौलाना साहब सुन रहे हैं, आप वीडियो, अगर आप बाहर नहीं आना चाह रहे हैं तो आप वीडियो जारी करिए, और ये जो लोग पागलों की तरह आपसे हाथ मिलाने को मुंतजिर रहते हैं, इनसे कहिए बाहर आओ, पुलिस को अपना हवाला दो, और पुलिस कुछ नहीं कहेगी और आपका इलाज कराएगी। मैं कहता हूं और मुसलमानों से कहता हूं, ये जमाती कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं? ये कहते हैं कि हजरत उमर के ऊपर वही आई थी, बिल्कुल गलत इस्लाम फैला रहे हैं। मुसलमानों को समझना चाहिए, ये जो जमाती है, ये अल्लाह का इस्लाम नहीं फैला रहे, ये मुल्ला का इस्लाम फैला रहे हैं। ठीक है, मुल्ला का इस्लाम फैला रहे हैं। जवाब दीजिए फिरोज भाई, रुक जाइए, नॉन स्टॉप मत बोला करिए, ऑडियो काटिए उनका। और एक मिनट बताइए बताइए। जो बातें करी बड़ी अच्छी बात थी, शुरू में उन्होंने कही, लेकिन आखिर में वो अपनी लाइन पकड़ ली उन्होंने। शुरू में जो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कही कि एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। मौलाना साथ सामने क्यों नहीं आते? मौलाना साथ सामने क्यों नहीं आते? देश भर में कोरोना फैलाकर मौलाना साहब खुद अपनी जान क्यों बचा रहे हैं? बताइए।
मुझे 10 सेकंड दे दीजिए अपनी बात बोलने के लिए आपके 1 घंटे के प्रोग्राम में। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। 10 सेकंड तो यही बोलते रह गए आप, 10 सेकंड दे दीजिए। फिरोज भाई ने ये बात कही कि हाँ उनको मौलाना साहब का इस बात का जवाब दो। फिरोज भाई ने क्या कहा छोड़ो, मौलाना साहब कहाँ है? मौलाना साहब कहाँ है बताओ? मौलाना साहब कहाँ है? मौलाना साहब कहाँ है? ब्रेक लेंगे इनसे, वही पूछूंगा। मौलाना साहब कहाँ है? चुप हो जाइए मुदब्बिर, बताइए मौलाना साहब कहाँ है?